IAS-PCS के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी की घटना चक्र हमने स्टार्ट की थी, जिसके कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये आपको हेल्प करेगी RO के एग्ज़ाम में, UPSSC पेट के एग्ज़ाम में और UPPCS 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो इस सीरीज़ को अच्छे से देखिए और फिर इसको देखने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मूल संविधान था हमारा, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। ठीक है, मतलब कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका मतलब कि 4 अनुसूचियों को हमने संविधान संशोधन करके जोड़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहली अनुसूची क्या है। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र और राज्य। ठीक है, पहली अनुसूची में आप जब पहली अनुसूची खोल के देखेंगे तो उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आपको मिलेंगे। ठीक, नाम मिलेंगे उनके कि कितने राज्य हैं अभी टोटल वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, ये हो गया। दूसरी अनुसूची में जो भी भारतीय संघ के, ठीक है, भारतीय संघ के जो भी पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन, जैसे किसको राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। मतलब ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है कि किनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। तृतीय अनुसूची में क्या है? अभी ये जो हम लोगों ने पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा है, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। ठीक है, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भी तृतीय अनुसूची में किया गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, उनका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है। जैसे अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे प्रतिनिधित्व मिलता है। तो अलग अलग राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्र में सिर्फ 3 का, ठीक है, 8 में से सिर्फ 3 का, किसका? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों का राज्यसभा में और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, ये किस में बताया गया है? चौथी अनुसूची में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची में। उसके बाद छठी अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। तो ये पूछा जाता है, मान लीजिए 4 राज्य दे दिए जाएंगे और इसमें से 3 राज्य दे दिया जाएगा, एक कोई और दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मणिपुर दे दिया जाएगा। ठीक, तो आपको बताना होगा कि किसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख नहीं है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में क्या है? हम लोगों ने संविधान के भाग में पढ़ा था ना कि केंद्र राज्यों के बीच में संबंध। तो वैसे ही जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में बात की गई है केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सूचियां हैं जिन पे कानून बनाना होता है। ठीक है, तो कुछ विषयों को केंद्र को दे दिया गया है, कुछ विषयों को राज्य को दे दिया गया है और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में वे विषय होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। इसमें कितने विषय हैं? 97। ठीक, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 98, जैसे हम लोगों ने भाग में देखा था। ठीक है, क्रमांक अनुसार 97 है इसमें और गणना की दृष्टि से 98। फिर राज्य सूची की बात करें
तो राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिनमें 66 विषय हैं, ठीक है, 66 विषय हैं, और गणना की दृष्टि से अभी इसमें 59 है, ठीक है, कुछ को हटा दिया गया है। समवर्ती सूची में 47 और गणना की दृष्टि से 52, जैसे कुछ विषयों को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि संघ सूची में हैं कौन कौन से विषय। तो जैसे शेयर बाज़ार हो गया, जनगणना से रिलेटेड कोई नियम बनाना है, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, ठीक है, रेलवे, निगम कर, इन सब से रिलेटेड अगर कोई नियम बनाना है तो वो नियम कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, ठीक है। बात करें राज्य सूची की तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, गैस, कृषि, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब पे कानून कौन बना सकता है? राज्य सूची। अगर आप लोगों को चैप्टर याद होगा भारत का संवैधानिक विकास, तो उसमें हम लोगों ने एक अधिनियम डिस्कस किया था जिसमें इसका उल्लेख था, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ के आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर जाइएगा देखने, ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, जैसे आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, गोद लेना, इन सब पे विषय दोनों लोग बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, ठीक। अब नेक्स्ट अनुसूची में आते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुसूची है, कई बार इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक। मूल रूप से जब ये अनुसूची बनी थी तो उसमें 14 भाषाएं थीं, ठीक। तो फिर समय समय पे कुछ संशोधन करके और भी भाषाओं को इसमें ऐड कर लिया गया, ठीक। तो जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो कौन सी भाषा को ऐड किया गया था? सिंधी भाषा को, ठीक। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो 3 भाषाओं को ऐड किया गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 भाषाओं को और ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी संख्या 22 हो गई, ठीक। उसके बाद 9वीं अनुसूची में देखते हैं। अब देखिए, मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची थी, मतलब यहाँ 8 अनुसूची भाषाओं के पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके कुछ और अनुसूचियों को भी इसमें जोड़ा गया। तो जो 9वीं अनुसूची थी उसको जब सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, ठीक है। उस टाइम कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब क्या है इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं कि किन किन विधियों के तहत राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। तो टोटल 284 विषय हैं इसमें, ठीक है, 284 विधियां हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। लेकिन बाद में ये कहा गया कि अगर जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है, मान लीजिए राज्य ने कोई विधि बना दी, ठीक, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, और उसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब उसको हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई 9वीं अनुसूची की। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। इसको ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसमें क्या बात की गई थी? इसमें ये कहा गया था कि दल बदल के आधार पर निर्भरता, मतलब अगर आप किसी एक दल के लिए चुनाव जीतते हैं और अगर आप दूसरे दल में चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको निर्भर माना जाएगा, ठीक है, मतलब कि अब आप वहाँ पे रहने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कानून बनाया गया था किसमें? 10वीं अनुसूची के तहत, ठीक। अब 11वीं अनुसूची, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में क्या था? 11वीं अनुसूची में ये था कि 11वीं अनुसूची में ये कहा गया था कि जो पहले तो ऐड क्यों किया गया था, मतलब किस संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको ऐड किया गया था। इसमें किसके बारे में बात की गई थी? पंचायतों के अधिकार, दायित्व, इन सब के बारे में बात की गई थी 11वीं अनुसूची के तहत। और पंचायतों के अधीन, ठीक है, कितने विषय रखे गए थे? 29 विषय, मतलब इन विषयों पर पंचायतों का अपना अधिकार है नियम बनाने से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम यही चीज़, ये जो गांव के स्तर पे हो गया, अगर हम शहरों के स्तर पे बात करें तो शहर के लिए भी एक बॉडी चाहिए थी हमें, ठीक।
तो उसको ऐड किया गया 12वीं अनुसूची में और 74वें संविधान संशोधन 1993। देखिए डेट सेम है, ठीक है, दोनों को साथ में ऐड किया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन। इसमें जैसे इसमें पंचायतों का अधिकार दायित्व था, इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व का उल्लेख था। और उनको कितने विषय दिए गए? उनको 18 विषय दिए गए, ठीक। इन 18 विषयों पे ही उनको काम करना था। तो ये थी हमारी 12वीं अनुसूची। होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस छोटी छोटी इसलिए होती हैं ताकि आप कम टाइम पे रिवीजन कर सकें और उसका ज़्यादा आउटपुट आपको मिल सके। थैंक यू।